नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट और आज बात होगी डमी स्कूल और उनके गोरख धंधे की। क्या होते हैं डमी स्कूल? डमी मतलब किसी चीज का डुप्लीकेट। तो स्कूल कैसे डुप्लीकेट हो सकते हैं और क्यों देश की राजधानी में इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, क्यों इन पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है, आखिर क्या कर दिया है इन स्कूलों ने? तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि हुआ क्या और फिर बातचीत की शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखते हैं दिल्ली में क्या हुआ है। दिल्ली सरकार का स्कूलों पे एक्शन। किन स्कूलों पे एक्शन? डमी स्कूलों पर एक्शन। डीएम की निगरानी में इंस्पेक्शन ड्राइव शुरू की गई है, जहां पर नियम कानूनों को तोड़ने पर कार्रवाई की बात हो रही है। डमी स्कूलों की मान्यता भी खत्म होगी, ये इन पे कार्रवाई होगी। इसके अलावा खास 11वीं और तो आपके मन में सवाल आएगा कि भाई ये एक्शन हो रहा है डमी स्कूल की, आप बात कर रहे हैं, डमी स्कूल का मतलब क्या है? खास 11वीं 12वीं के छात्रों के लिए अब आपको थोड़ा थोड़ा शायद समझ में आए। सिर्फ कागज पर लेते हैं एडमिशन, यानी स्कूल जाने की जरूरत नहीं, अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं, क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप दिखावे के लिए एक स्कूल में एडमिशन लेते हैं, प्रैक्टिकल देने जाते हैं एंड ऑफ द ईयर और परीक्षा देते हैं उस स्कूल से। ऐसे छात्र हाँ, लेकिन फीस जो है वो पूरी ली जाती है। तो ऐसे छात्र जो साल भर किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग में भी, मेडिकल और समथिंग, ऐसे छात्रों के लिए इस तरह के डमी स्कूल, कई बार ये सीधे छात्रों को एडमिशन देते हैं, कई बार ये किसी कोचिंग क्लास के साथ एफिलिएटेड होते हैं। तो ये गोरख धंधा कोई एक चीज नहीं है, ये पूरा का पूरा एक जाल है जिसके अंदर कोचिंग क्लासेस इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर स्कूल्स इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर मैं शायद कहूँ कि पेरेंट्स भी तो अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में भी एक चीज़ रहती है कि भाई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाल दे, तो वो भी ऐसे किसी जुगाड़ को देखते तो हैं। तो चलिए आज इसी पर बात होगी। तो फिर क्या दिक्कत है, क्यों कार्रवाई इनके साथ हो रही है और क्या प्रॉब्लम है इस पूरे सिस्टम के अंदर? हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं कुमार मंगलम वर्ल्ड स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति गुप्ता, कैरियर पॉइंट कोटा के सीएमडी प्रमोद माहेश्वरी और दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अपराजिता गौतम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे मैंने कहा कि आज इस पूरे मामले में कोई एक विक्टिम नहीं है, कोई एक विलेन नहीं है। हम किसी एक को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, पूरा का पूरा सिस्टम है। क्या ये रिक्वायरमेंट भी है? और अगर ये रिक्वायरमेंट है तो फिर ये गलत रिक्वायरमेंट है और इसके कारण क्या है उसमें ज़रूर जाएंगे। तो मैं अपराजिता आपसे ही शुरुआत करता हूं इस चीज़ की कि देखिए ये ऐसे डमी स्कूल्स चल रहे हैं, हम सब जानते हैं। जब बच्चे 11th-12th में आते हैं, उन्हें कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना होता है, मेडिकल का एग्ज़ाम में भी, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम, आईआईटी, तमाम तरह के एग्ज़ाम्स हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स ही इसी तरह की चीज़ें खोजते हैं, तो वो अपने बच्चों को कोचिंग में भेजते हैं। कई कोचिंग ऐसी होती है जो एफिलिएटेड होती है इस तरह के स्कूलों से कि हाँ हमारे यहाँ आइए, आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे यहाँ बस पढ़िए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिए, स्कूल विल बी टेकन केयर ऑफ। कोई अटेंडेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, साल के अंत में एक एग्ज़ाम। और बहुत सारे कोचिंग क्लास, जैसा मैंने कहा, वो तो ये काम करते ही करते हैं। बहुत सारे स्कूल इंडिपेंडेंटली अपने आप को ऐसे ही बताते हैं कि हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए, हम आपसे साल भर नहीं पूछेंगे आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, एट द एंड ऑफ द डे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, हम नाम छापेंगे आपका। तो फिर मैम इसमें किसको दोषी ठहराया जाए? सिस्टम और प्रैक्टिस तो गलत है। देखिए, धन्यवाद विपिन जी, एक बार फिर से अपने शो में बुलाने के लिए। देखिए, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, किसको दोषी ठहराया जाए। हमें ये देखना होगा, क्योंकि आपका जो टॉपिक है कंज्यूमर अड्डा ही है आपके इसका। तो जो कंज्यूमर है वो क्यों जा रहा है दूसरी शॉप में, क्यों जा रहा है दूसरे सोर्सेज ढूंढने के लिए, कहाँ पे मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। इसका एक महत्वपूर्ण रीजन है, स्कूल में जो शिक्षा प्रोवाइड होनी चाहिए जिस लेवल की, उस तरह की नहीं होती। दूसरा, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा जो सिलेबस है, जहाँ 11वीं 12वीं के लिए सीबीएसई लेवल तक का पढ़ाया जाता है, वहीं जेई और नीट की परीक्षा के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, जिनको आगे 12th के बाद आगे इन एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो इनकी जो स्टडी होती है वो वास्ट होती है। यदि सरकार हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाकर शुरू के ही लेवल पे और डिवाइड कर दे कि इन बच्चों को स्कूलों में ही जेई और नीट की परीक्षा के लिए पढ़ाया जाएगा, या जेई और नीट की परीक्षा में एनडीए इस तरह की वर्किंग करे कि सिर्फ सीबीएसई का ही सिलेबस आएगा, वास्ट और वाइडर एंगल पे नहीं आएगा, तो हम कहीं ना कहीं इसमें लगाम लगा सकते हैं। और ये रीजन होता है, जब स्कूलों में वो महत्वपूर्ण पढ़ाई नहीं मिलती है, तभी पेरेंट्स इंस्टीट्यूट की तरफ, कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ रुख करते हैं। दूसरा इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, आपने बोला 11वीं और 12वीं,
विपिन जी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी। ये जो बीमारी है 11वीं 12वीं तक सीमित नहीं है, ये बीमारी छोटी क्लासेस में भी चलनी शुरू हो गई है। 6th 7th 8th के बच्चों को भी किया जाता है। दूसरा बात, आपका ध्यान में एक तरफ और लेके जाना चाहूंगी, केवल वो डमी स्कूल नहीं जो सिर्फ आप कहते हैं आप अटेंडेंस ले लो, अटेंड मत करो। आपको एक और नजरिया मैं बताती हूँ। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में अप्रोच कीजिए, आप बताइए कि मेरा बच्चा आपके इंस्टीट्यूट में डेली नहीं आ सकता क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा पैरेलली स्कूल जाए। आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट ही स्कूल के साथ जो उनका टाई अप है, ये मैं नामी स्कूलों की बात करी, उनके स्कूल के साथ टाई अप है कि स्कूल की बिल्डिंग में कोचिंग इंस्टीट्यूट के 2-3 कमरे फिक्स हैं। आपका बच्चा स्कूल ड्रेस पहन के जाएगा, दिखावे के लिए स्कूल जा रहा है, बट पढ़ाने के लिए जो टीचर्स हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट स्कूल के प्रीमाइसेस में प्रोवाइड कर रहा है अपने टीचर्स और अपना स्टाफ। तो इन्होंने बहुत सारे वे आउट निकाल लिए हैं। तो मैं ये कहूंगी कि इसमें, क्योंकि हमारी भी इसमें बहुत सालों से हमारी फाइंडिंग्स चल रही हैं, हम लोग अपनी तरफ से रिसर्च कर रहे हैं, तो हमने ये देखा है ये जो गोरख धंधा है ओपनली हो रहा है। बट हम सीबीएसई ने इसमें एक्शन लेना शुरू किया, जिसकी हम डेफिनेटली हम उनको धन्यवाद करेंगे। बट हमें आज लगता है कि उनकी जो अप्रोच है थोड़ी सी सिलेक्टिव हो रही है। वो छोटे स्कूलों को पकड़ रहे हैं जो गली मोहल्ले में किनारे पे कहीं बने हुए हैं, जहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट कहता है कि आपका कागज में एडमिशन होगा। वो उन स्कूलों को नहीं पकड़ रहे जो स्कूल के अंदर ही कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। नहीं, ये तीसरा टाइप मैं जिक्र करना मुझसे रह गया कि भी हाँ बिल्कुल ये प्रैक्टिस भी चलती है जहां पर बड़े नामी गिरामी स्कूल अपने यहाँ बुलाते हैं और किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ उनका एफिलिएशन होता है। और सही कहा आपने, उन 2-3 कमरे अलग से रिजर्व होते हैं, बड़ी भारी फीस होती है, आप थोड़ा बहुत दिखावे के लिए स्कूल जाते हैं उस स्कूल में और बाद में आप बेसिकली एक तरीके की स्कूल के नाम पर कवर अंडर कवर कोचिंग ले रहे होते हैं। ज्योति मैम, एक जो सवाल इसकी जड़ में है जो अपराजिता ने छू ही लिया, शुरुआत में ही छू लिया, वो ये कि क्या करे, कोई पेरेंट्स क्या करें, स्कूल क्या करें, प्रमोद जी बैठे हैं, कोचिंग वाले क्या करें, क्योंकि पूरा सिस्टम ही इसी तरह से डिजाइन है। आप 11वीं 12वीं में पढ़ाते कुछ हैं और जो एंट्रेंस आपको देनी है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, कोई भी और इंजीनियरिंग की या मेडिकल की एंट्रेंस हो, वहां पर जो क्वेश्चन पेपर आता है या जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो आपके स्कूल की परीक्षा पास करके आप उस परीक्षा को कभी पास ही नहीं कर सकते। तो जानबूझ के ही क्या हमने सिस्टम को ऐसा छोड़ा हुआ है? मैं ये तो नहीं मान सकता कि किसी का ध्यान आज तक इस पर ना गया हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि सारा देश सीबीएसई को फॉलो नहीं करता, सीबीएसई का अफिलिएशन नहीं लेता। स्टेट बोर्ड्स भी हैं, आईसीएसई भी है, ओपन स्कूल्स भी हैं और सीबीएसई भी है। सभी तरह के बोर्ड्स हैं। तो सबका जो करिकुलम है ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से निकलता है, बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, उसमें कौन सी किताबें यूज करी जाती है, क्योंकि हर स्टेट के पास अपना एससीईआरटी है और एससीईआरटी अपनी किताबें जो हैं वो अलग से बनाता है। कोई एनसीईआरटी की किताबें डायरेक्टली ले लेता है और कुछ जो एनसीईआरटी डेवलप करता है उसको अडेप्ट करता है। तो ये कहना कि सिर्फ स्कूल की पढ़ाई पे, जो 11वीं 12वीं की पढ़ाई हो रही है, उसी पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस बेस हो जाएंगे, तो वो तो हो नहीं सकता। हमने ये भी देखा है पीछे, जब सीयूईटी नहीं था तो, या जब जेई में 12वीं के मार्क्स जुड़ा करते थे, तो हमने ये भी देखा था कि जो कुछ एक बोर्ड्स थे वो इतने जेनरसली मार्क्स दे देते थे कि जो थोड़े कंजर्वेटिवली मार्क किया करते थे या ठीक से मार्क करते थे, उनके बच्चों को हमेशा नुकसान होता था। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का एक अलग से होना, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, वो आप कहीं पे भी देखिए, आप अमेरिका में देखिए, वहां पे भी एसएटी का इम्तिहान होता है, आप यूरोप में देखिए, कहीं पे भी जो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेशन है उसका डायरेक्ट एडमिशन जो है वो कॉलेज लेवल पे नहीं होता है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो थोड़ा सा गैप है अगर, तो वो गैप हर जगह होता है। पढ़ाई एनसीईआरटी की ही होती है। मतलब अगर हम देखें जेई का सिलेबस, नीट का सिलेबस और 11वीं 12वीं का सिलेबस, ये एक ही सिलेबस है। सिर्फ एक आध कोई ऐसा टॉपिक होता है जो इधर नहीं होता, सीबीएसई में नहीं होता, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में होता है, या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में नहीं होता और सीबीएसई में होता है। पढ़ाई सिर्फ एनसीईआरटी के बेसिस पे ही होती है। हाँ, उसको सवाल को कैसे पूछना है, उसका जवाब कैसे दिया जाएगा, इसकी तैयारी बच्चों को अलग से करनी होती है, क्योंकि जो स्पीड एंड एक्यूरेसी पे काम होता है
वो ये कोचिंग सेंटर्स ही करा पाते हैं, क्योंकि जो स्कूल का पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, या जो सिलेबस है, जो कंटेंट है, उसका जो एक क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, या जो बोर्ड उसको जिस तरीके से जांचता है, उसमें डेरिवेशंस बहुत जरूरी होती है। वो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है। सारे बच्चे तो जेई में नहीं जाते हैं या नीट में नहीं जाते हैं, सबको इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनना होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि सिर्फ ग्रेजुएशन करते हैं या वोकेशनल कोर्सेज में जाते हैं या बाहर जाते हैं, तो उनको तो कोचिंग्स लेने की जरूरत ही नहीं है। ये एक प्रथा बन गई है। जो बच्चे आईआईटी क्लियर करते हैं या नीट क्लियर करते हैं, वो एक बहुत ही कम संख्या है, पर उनको देखा देखी पेरेंट्स या बच्चे सभी लोग कोचिंग सेंटर्स में जाना शुरू कर दिया है। हम भी जब बच्चे थे, मैंने अपना आईसीएसई बोर्ड से पढ़ाई की है, हमारे साथ के भी सब लोग जो थे वो आईआईटी की तैयारी किया करते थे, या मेडिकल की उस वक्त एआईपीएमटी वगैरह होते थे, और हर स्टेट का अलग अलग इम्तिहान होता था। वो एक नहीं मल्टीपल इम्तिहान दिया करते थे, रीजनल कॉलेजेस के अलग इम्तिहान दिया करते थे। तो जरूरी नहीं था कि 12वीं के साथ साथ ही वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लेते, वो लोग एक साल ड्रॉप करके भी अपनी तैयारी करके और फिर उसके बाद दिया करते थे। तो स्कूल एजुकेशन कभी भी कॉम्पिटिटिव की जो है तैयारी नहीं कराता था और नहीं करा सकता, क्योंकि स्कूल लीविंग सर्टिफिकेशन एक अलग चीज है, कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्लियर करना एक दूसरी चीज है। अब जैसे सीयूईटी है, अगर हम सीयूईटी देखें, तो अगर बच्चा स्कूल की पढ़ाई एनसीईआरटी ढंग से कर ले, 11वीं और 12वीं दोनों की, और सीरियसली कर ले, तो वो सीयूईटी उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं बचता। वही 3 सब्जेक्ट्स उसको सीबीएसई के लेने हैं, वही इंग्लिश लेनी है, और एक जनरल स्टडीज की उसको तैयारी करनी। ऐसे ही एनसीईआरटी में जो बच्चे आईआईटी क्लियर करते हैं, वो बच्चे हैं जो 11वीं और 12वीं दोनों को बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, क्योंकि 50% सिलेबस जो होता है वो 11वीं का होता है और 50% सिलेबस 12वीं। जी, मैं कुछ हद तक तो ज्योति मैम आपकी बातों से एग्री करूंगा, लेकिन कुछ हद तक नहीं भी करूंगा। आपने जो सारी बातें बताई शायद वो सब समकालीन तौर पे मैंने भी देखी समझी। एक ज़माने में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज और स्टेट पीटी पीएमटी अलग अलग स्टेट में उनके अलग अलग नाम होते थे और बिल्कुल यही प्रोसेस फॉलो होता था। लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिकल बहुत बड़ा गैप है। मैं प्रमोद जी के पास जाता हूँ उस सवाल को लेकर कि भले ही वो 11वीं और 12वीं का सिलेबस ही होता है, लेकिन जो लेवल है किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जामिन में, आईआईटी की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, अदर इंजीनियरिंग मतलब एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज की भी बात कर रहा हूँ, उनका जो एंट्रेंस के लेवल जो अब तो क्योंकि कॉमन एग्जाम हो गई, लेकिन अगर थोड़ा पीछे जाके बात करें तो वो कभी भी आप स्कूल की पढ़ाई या उसकी जो अप्रोच है, इवन कितना भी अच्छा स्कूल ले लीजिए, एक ऐसा बच्चा जिसने बोर्ड में 80%, 85, 90% भी सिक्योर किया है, क्योंकि पैटर्न में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, पूछने के तरीके में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, अप्रोच में इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि मान लीजिए कि आपको क्रिकेट सिखाया गया और फिर आपको कहा गया कि आपको फुटबॉल खेलनी है तो दोनों स्पोर्ट्स ही। प्रमोद जी आप म्यूट पर हैं सर शायद। हाँ सॉरी। तो विपिन जी, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि स्कूल का ऑब्जेक्टिव क्या है। स्कूल का ऑब्जेक्टिव कहीं पर भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिलेक्शन कराने का नहीं है। उनका ऑब्जेक्टिव एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का है, जहां पर एकेडमिक इनपुट के साथ साथ बहुत सारे सोशल और जो बच्चे की बिहेवियर के एस्पेक्ट्स होते हैं वो भी डेवलप वहां पर होते हैं। जबकि कोचिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ट्रेनिंग का होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि हम एजुकेशन शिक्षा दे रहे हैं और एक ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये गैप हमेशा रहता है, था पहले भी और अभी भी रहेगा। प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए कि ट्रेनिंग चाहिए, और वो ट्रेनिंग पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम में आगे करियर ऑप्शन लेने के लिए उनको ट्रेनिंग में जाने की जरूरत पड़ती है, और ट्रेनिंग क्योंकि इंटेंसिव होती है तो वो स्कूल से कंप्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि स्कूल में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे को फुल फ्लेजेड मुझे आईटी या मेडिकल की ट्रेनिंग देनी है। यहाँ पे दुखद बात ये जो मैम ने भी बोला कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो उस ट्रेनिंग को डिजर्व नहीं करते, क्योंकि उनका आउटकम आना नहीं है, फिर भी वो जाना चाहते हैं, और वो फिर स्कूल को एक्सप्लॉइट करते हैं कि अगर आपके यहाँ पर हमें डमी नहीं देंगे तो हम किसी दूसरे छोटे कॉर्नर स्कूल में जाकर एडमिशन ले लेंगे, बिकॉज हमें तो ट्रेनिंग पर ही फोकस होना है। और उसकी वजह से ये ट्रेनिंग कल्चर स्कूल के ऊपर प्रेशर बिल्डअप होता है, तो वहां से ये बिल्डअप होता है। मैं
हर तरह के इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ, मेरे खुद के स्कूल्स भी हैं, मैं कोचिंग भी कराता हूँ, और मैंने खुद ने ये प्रिपरेशन खुद ने करी हुई है। बहुत पहले आईआईटी की तैयारी करके आईआईटी में सेलेक्ट भी हुआ हूँ। तो मैं इस चीज को बहुत, इस दुविधा को समझता हूँ, परंतु ये जो समय के साथ परिवर्तन हुआ है और जो एस्पिरेशंस पेरेंट्स के बहुत ज्यादा हाई हो गए, और हर एक आदमी अपने बच्चों को आईआईटीएन या डॉक्टर बनाना चाहता है, और उसके लिए उसकी जो बेसिक एजुकेशन है उससे भी कंप्रोमाइज कर रहा है। ये बड़ी दुखद बात है, और मुझे लगता है कि जो सीबीएसई ने इनिशिएटिव लिया कि भाई आप डमी स्कूल मत करिए, तो अपेरेंटली ऐसा लगता है कि इट इज अगेंस्ट कोचिंग, बट आई थिंक इट इज लार्जर इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी कि भाई बच्चों को स्कूल जाने दीजिए, वो पीयर ग्रुप में पढ़ेगा, वहां पर एकेडमिक के साथ साथ उसकी बहुत सारी स्किल्स बिल्ड होंगी जो कि एसेंशियल है फॉर लाइफ लॉन्ग सक्सेस। क्योंकि अगर आप आईटी मेडिकल में सेलेक्ट नहीं हो पाए, और नहीं हो पाएंगे क्योंकि हार्डली 1 or 2% बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं, तो बाकी 99% या 98% ऐसा हमारे पास यूथ क्रिएट हो जाता है जो फेलियर अपने आप को मानता है लाइफ में, क्योंकि वो एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो पाया, फ्रस्ट्रेटेड रहता है और अपने आप को क्रिप करता रहता है। और आई थिंक ये बहुत बड़ी एक सोशल प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है देश में, जिसको एड्रेस करने की आवश्यकता और लार्जर स्केल पर ये समझाने की जरूरत है लोगों को कि किसको कोचिंग पे जाना है और किसको कोचिंग पे नहीं जाना है, और स्कूल को उतनी इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं स्कूल चलाता हूं इसलिए मैं समझता हूं, और मैंने देखा है कि स्कूल से क्लास 6 ऑनवर्ड बच्चों को डमी स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं पेरेंट्स, और वो 6 क्लास से जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है कंपटीशन के लिए, जहां पर उसको पता नहीं है कि मतलब रैंकिंग सिस्टम में चला जाता है, और उसको पता नहीं कि प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, और वो बाय द टाइम 10th 11th तक आता है तब तक वो एग्जॉस्ट हो चुका होता है और ये मान चुका होता है कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, और वो फेलियर की तरफ बढ़ जाता है। और हमारे पास ऐसा बच्चा इकट्ठा हो जाता है जो बिल्कुल डिप्रेस है, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है, सोशल स्किल बिल्कुल खत्म हो गई है। तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया आपने चैप्टर टॉपिक उठाया है, और इस पे लार्जर स्केल पे पेरेंट्स की अवेयरनेस करने की भी जरूरत है। सीबीएसई को केवल स्कूल के एक्शन लेने से काम खत्म नहीं होगा, ये सेशन चलाने पड़ेंगे और एक अवेयरनेस बिल्ड करनी पड़ेगी पेरेंट्स में कि व्हाई डमी स्कूल इज बैड फॉर योर चाइल्ड। और कंपटीशन की तैयारी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है स्कूल के साथ हो सकती है, क्योंकि ये मैंने भी करी है और मैं सेलेक्ट भी हुआ हूँ, और मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो स्कूल के साथ भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। क्योंकि मैं इस चीज को एडिशन करता हूँ कोचिंग के एंगल से, कि कोचिंग का जो लेवल होता है वो स्कूल के लेवल से ऊपर जरूर होता है, परंतु बेस उसका स्कूल का ही होता है। फंडामेंटल न्यूटन्स लॉ तो वहीं रहेगा जहां पर है। आपको न्यूटन्स लॉ के क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन करने के तरीके सीखने पड़ेंगे। तो अगर स्कूल में वो बेसिक चीज को ढंग से पढ़ा दिया जाए तो कोचिंग का काम थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, कोचिंग की जरूरत पड़ती है कुछ बच्चों को और कुछ को नहीं पड़ती, परंतु कोचिंग का काम एक्सटेंशन ऑफ स्कूल है, न कि रिमूवल ऑफ स्कूल है, और जो कि अभी उल्टा चल रहा है कि स्कूल। ठीक है, चलिए, तो समस्या को हमने विस्तार से समझ लिया कि क्या हो रहा है और उसके अलग अलग एस्पेक्ट क्या है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद थोड़े हार्ड सवाल रहेंगे और समस्या के समाधान की तरफ बढ़ेंगे। अगर सब कुछ इतना सही है तो फिर इतना सारा ये जो सब कोचिंग, स्कूल, इंटरमीडिएट क्लासेस और बहुत कुछ जो आ गया है, पेरेंट का एस्पिरेशन, और क्यों किसी को एस्पिरेशन रखने से आप रोक सकते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या कोचिंग क्लासेस अपने अंदर कोई फिल्टर लगाएंगे कि हम सिर्फ इतने ही बच्चे लेंगे या आप ही को लेंगे, आप मत आओ क्योंकि आप नहीं आ सकते, शायद वो नहीं होता हुआ नजर आएगा। क्या स्कूल अपना लेवल थोड़ा एलिवेट कर पाएंगे कि चलिए अगर आपके अंदर थोड़ी भी गुंजाइश है तो हम आपको वो लेवल प्रदान करते हैं आपकी रूटीन पढ़ाई के अलावा? शायद वो भी नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जिसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। छोटा ब्रेक के बाद ये कुछ सवाल जो हम उठाएंगे। ब्रेक से पहले हमने समझ ली कि हो क्या रहा है और कहां समस्या। अब थोड़े समाधान की तरफ बढ़ेंगे। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ हैं, समय कम रहेगा इसलिए छोटे छोटे जवाब, और कोई भी एक दूसरे को इंटरप्ट कर सकता है क्योंकि अब हम एक ओपन स्टेज पे बातचीत करेंगे। प्रमोद जी, आपने कहा कि बहुत अच्छी बात आपने कही कि हर स्टूडेंट को जरूरत नहीं है कोचिंग की। आपने ऐसे स्टूडेंट भी देखे, लेकिन देखिए अगर अभी भी मैं संख्या निकालूं तो एक क्लास के अंदर अगर मान लीजिए 50 बच्चे हैं तो उसमें से 3 या 4 ऐसे होंगे जिन्हें वाकई कभी किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 15 बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें अगर थोड़ी कोचिंग मिल जाए तो वो भी रिजल्ट निकाल देंगे। 15 जरूर ऐसे रहेंगे जो कोई भी कोचिंग में आप डाल दीजिए उनका कुछ नहीं हो पाएगा। तो फिर ये ओनस मैं किस पे डालूं? क्या कोचिंग क्लासेस ये करेंगे कि वाह आप एक ऐसा फिल्टर लगाइए, टेस्ट लगाइए कि भाई मैं उन्हीं बच्चों को लूंगा, यहां मुझे फीस से लेना देना नहीं है, मैं आपकी पर्टिकुलर कोचिंग की बात नहीं कर रहा,
लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हम सब जानते हैं, सबको पता है कि वो गिनती के 20 ही सिलेक्ट होने वाले हैं, लेकिन उनके पीछे कम से कम 2000 एक्स्ट्रा पढ़ते हैं और उसी से पूरी इंडस्ट्री चल रही है। तो वो फिल्टर लगाएगा कौन कि भाई तुम आओ, तुम रहने दो, तुम अपना कुछ दूसरा देखो? नहीं नहीं, कोचिंग तो आप एक्सपेक्ट करिए मत, कोचिंग तो कभी नहीं लगाएगा। कोचिंग तो मोटिवेट ही करेगा, क्योंकि वहां पर तो कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव भी एसोसिएटेड है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, आप कितना भी प्रयास कर लें। इसके लिए तो सबसे बड़ी अवेयरनेस पेरेंट्स में लाने की जरूरत पड़ेगी, और पेरेंट्स जब तक नहीं समझेंगे, बच्चे जब तक नहीं समझेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसको आप कितना भी कर लीजिए, न स्कूल वो काम कर सकता जो आईआईटी की तैयारी के लिए चाहिए, और न कोचिंग वो करेगा जो आप बोल रहे हैं कि कोचिंग तो हमेशा, वो तो उस बच्चे को भी मोटिवेट करेगा जिसका सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि वो कमर्शियल ऑब्जेक्टिव एसोसिएटेड है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का जब तक आप अवेयरनेस नहीं होगा तब तक ये सॉल्यूशन नहीं है। और साथ में लोगों को बताना पड़ेगा कि वाई स्कूल एजुकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और साथ में सीबीएसई को स्कूल का भी फोर्स करना चाहिए कि ठीक है, हमने आपकी अटेंडेंस ला दी क्लास में, परंतु जो आउटकम है वो केवल सीबीएसई का रिजल्ट तक ही नहीं, और तरह के पैरामीटर्स भी डालने पड़ेंगे जहां से आउटकम मेजर करा जाए, ताकि एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल को आप वहां से स्कूल से निकालें। तो ये रिफॉर्म की जरूरत है स्कूल एजुकेशन में भी और अवेयरनेस में भी। कोचिंग से आप एक्सपेक्ट मत करिए, और मैं तो नहीं एक्सपेक्ट करता कि कोचिंग कभी ये करेगा कि स्कूल लाए, वो तो मोटिवेट ही करेंगे। जी ज्योति मैम क्या कहेंगी इस पे आप? क्योंकि देखिए स्कूल लेवल पर भी हुए, क्या स्कूल ये ओनस नहीं ले सकता? क्योंकि एक बच्चा पहले बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां दोनों चीजें हो रही हैं, वो स्कूल भी जाए 4-5 घंटे का, फिर वो शाम को कोचिंग भी करे 5-6 घंटे की, उसके पेरेंट्स स्कूल की भी फीस भरें, उसके पेरेंट्स कोचिंग की भी फीस भरे, भले ही वो बच्चा इतना टैलेंटेड है जो सिलेक्ट हो जाएगा आखिरी में जाके, लेकिन हर चीज की डबल डबल चीज हो रही है ना यहाँ पे, और जो नहीं होगा उसका तो पूरा ही नुकसान है। देखिए, जो अभी बदलाव आए हैं, जब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, अगर आप पिछले 2 सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, और आप जेई का पेपर उठा के देखेंगे, काफी कुछ कन्वर्ज हो रहा है। क्योंकि जो जेई के सवाल होते थे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते हैं, तो अगर आप पेपर उठा के एनालाइज करेंगे, आप वहां पे कन्वर्जेंस देखेंगे। सीबीएसई बहुत ही अग्रेसिव ट्रेनिंग भी कर रहा है टीचर्स की, और कहीं ना कहीं स्टेम एजुकेशन पे उनका बहुत जोर है। पर जैसे अभी प्रमोद सर ने भी कहा, एक गैप जो है वो रहेगा, क्योंकि आईआईटी को भी एकदम क्लीन चाहिए, या जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है जिस तरीके के वो टेस्ट आइटम्स बनाते हैं, उनको एब्सोल्युटली क्रेम डे ला क्रेम चाहिए वहां पे। तो कहीं ना कहीं ये गैप रहेगा। अभी अपराजिता जी ने कहा कि काफी सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो स्कूल में ही कुछ स्पेशल ट्रेनिंग करवाते हैं, तो जो अगर वहां पे स्कूल्स में आईआईटी की ट्रेनिंग करवाते हैं, वो आईआईटीएंस होते हैं, उनका स्कूल की जो टीचर्स होती हैं जो 7th पे कमीशन लेती हैं, उनका उससे गुजारा नहीं चलता, उन लोगों को बहुत सारी तनख्वाह चाहिए होती है। तो स्कूल्स अपने आप में जो है कोचिंग सेंटर्स नहीं बन सकते, और उनको बनना भी नहीं चाहिए। और तो मैम फिर इसका सॉल्यूशन, एक स्टैटिस्टिक्स में आपको देखता हूं, शायद करीब 23 लाख या 24 लाख बच्चे हर साल सारे इस तरह के कंपटीशन एग्जाम में अपीयर करते हैं। चलिए मैं उसमें से 4-5 लाख निकाल दूं, लेकिन 20 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो डिजर्व करते हैं। 99,000 crore is the industry and schools are only 3% of it. So you can imagine कि कोचिंग की जो इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी है, और स्कूल्स उसका सिर्फ मात्र 3% है। इतने सारे बच्चे जो है कोचिंग से जाते हैं। आप कोटा उठा के देख लीजिए, आप दिल्ली उठा के देख लीजिए, हमने कितने सारे कोचिंग सेंटर्स को बंद होते हुए देखा है। हमने ये देखा है कि जो बच्चे अच्छा करते हैं, मेरे को अब ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स हो गए हैं, 40 साल होने वाले एजुकेशन में, और हमेशा मैंने साइंस के बच्चों को पढ़ाया है। जो बच्चे आईआईटी निकालने होते हैं वो वैसे भी निकालते हैं, चाहे वो हेड बॉय हैं, चाहे वो स्कूल रोज आते हैं, और वो फिर भी निकाल जाते हैं, वो टॉप भी कर जाते हैं, अंडर 10 उनकी रैंक्स भी आ जाती हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं है कॉम्पिटेंसी, हमें नहीं, मैं थोड़ा डिफर करूंगा। देखिए ये टॉपर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन जिनकी 50वीं, 100वीं, 150वीं, 900वीं, 1000वीं रैंक आती है, वो वैसे हैं जिनको एक्स्ट्रा पोस्ट चाहिए होता है, फिर वो एक प्रॉपर सिस्टम में जाके उसको निकालते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जो 23 लाख 25 लाख का मैं आंकड़ा बता रहा हूं,
उसमें से कम 20 लाख या चलिए और घटा दीजिए 15 लाख तो इतने होते हैं जो कि डिजर्व करते हैं, लेकिन क्या हमारे पास उतनी सीटें हैं, क्या हमारे पास उतना बड़ा इकोसिस्टम है? नहीं है शायद। विपिन जी, मैं एक बात बोला, जी प्रमोद जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि आपका बिल्कुल सही बात है कि केवल 10,000 बच्चे ही कैपेबल नहीं है, कम से कम 15 लाख नहीं तो कम से कम 3-4 लाख बच्चे तो कैपेबल हैं जो आईटी में जा सकते हैं, बट वो लास्ट डे पर होता है। आई थिंक इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है इंटीग्रेटेड सिस्टम जो बनता है, जहां पर स्कूल में कोचिंग चलती है उसको एक रीजनेबल रेगुलेशन से सीबीएसई को ओपन करके कि हाँ आप कोचिंग कराइए, आप उसको बच्चे को तैयारी कराइए और सर्टेन रेगुलेशन डाल दीजिए साथ में कि दीज आर द पैरामीटर्स। तो एक कम से कम एक मिड वे सॉल्यूशन निकल सकता है कि बच्चा स्कूल भी आएगा और कोचिंग भी, अगर कुछ रेगुलेशन बना दे साथ में, एक्सपेरिमेंट करे, क्योंकि ठीक है। आप पराजिता कुछ कहना चाहती है? जी मैम। विपिन जी, मैं माफी चाहूंगी। देखिए, हमारे ये दोनों जो साथी हैं आपके पैनल पर, दोनों ने एक तरफ हर बार पेरेंट्स को और बच्चों को वहां पे ब्लेम गेम कर दिया। ब्लेम गेम में पेरेंट्स और बच्चे ही जिम्मेदार हैं इस पूरे सिस्टम में। और बाद में आप फिर प्रमोद जी ने वो बात की कि एक तरह से स्कूल को ओपन स्पेस दे दीजिए कि वो अपने स्कूल में कोचिंग चलाएं। मेरा प्रश्न ये है, अगर स्कूल की पढ़ाई सफिशिएंट हो जाए, प्रमोद जी मुझे बोलने दीजिए, प्लीज प्लीज। जब स्कूल में अगर सफिशिएंटली प्रॉपरली पढ़ाई हो जाएगी तो मेरा बच्चा कम से कम कोचिंग इंस्टीट्यूट जाएगा। और मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दिला दूं, हमको कोचिंग वो ब्रांडेड वाले नहीं करे। कोचिंग मतलब गली मोहल्ले में जो ट्यूशन सेंटर खोल देते हैं। और एक चीज और बता देती हूँ, ज्योति मैम ने जो बातें की देखने में सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है। रियलिटी ये है, स्कूलों में टीचर्स फोर्स करते हैं बच्चे को कि आपको ट्यूशन लेनी होगी। आप स्कूल में तो पढ़ते हो, जब तक आप ट्यूशन नहीं लोगे हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ये सब इश्यूज हैं। दावे के साथ कहते हैं ऐसा नहीं होता है। जब आप बात करते हैं, हम देखिए, मैं इसमें एक बात बोलना चाहता हूँ। ट्यूशन लीजिए। अच्छा ठीक है, एक एक करके मेरे पास समय तो वैसे समाप्त हो गया, लेकिन 30-30 सेकंड में अगर आप अपनी बात रख पाए। जी प्रमोद जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ठीक है, सारी परेशानियां हैं, आप पेरेंट्स को भी ब्लेम मत करिए, पर तो सोल्यूशन तो कोई ना कोई को लाके देना पड़ेगा ना उनको, नहीं तो डमी स्कूल चलता रहेगा। इंटीग्रेटेड अलाउ करिए और साथ में उसका कोई रेगुलेशन बना दीजिए, कोई तरीका बना दीजिए ताकि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। 5-7 साल 2-3 साल एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, नहीं होता तो ठीक है, अच्छा सुझाव। ठीक है ज्योति मैम। डमी स्कूल्स तो बिल्कुल ही बंद होने चाहिए, बच्चों को स्कूल आना चाहिए, स्कूल टाइम में बच्चों को स्कूल में पढ़ना चाहिए। उसके बाद अगर उनको किसी मदद की जरूरत है, कोचिंग जाने की जरूरत है, तो वो वीकेंड्स पे या स्कूल के बाद करें। अगर हम आईआईटीज के प्रोफेसर्स के साथ बात करते हैं तो वो कहते हैं आज के बच्चे जो कोचिंग सेंटर से आते हैं उनमें एसेंशियल स्किल्स नहीं होती, प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं होती, वो बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो सकते लाइफ में। तो हमें एक लार्जर पिक्चर देखने की जरूरत है, सिर्फ कोचिंग या डमी स्कूल की बात करने की जरूरत नहीं है। हम आईआईटी के डायरेक्टर्स और प्रोफेसर्स को भी इसमें लेके आए डिबेट में। गॉट योर पॉइंट मैम, क्योंकि समय मेरा समाप्त हो गया, लेकिन इतनी बात मुझे जरूर समझ में आई है। शायद हम थोड़ा सा आखिरी में उस डिबेट के अंदर घुसे थोड़ी तीव्रता के साथ कि जो पूरा सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है इसके 100% ओवरऑल इनकी सिस्टम है। आपको अपने कोर्सेज अलाइन करने पड़ेंगे, आपको अपने स्कूल, कोचिंग क्लासेस, तमाम सिस्टम अलाइन करने पड़ेंगे। मैं जानता हूं एक ऐसे देश में बात कर रहा हूं जहां पर बहुत ज्यादा डिवीजन है हर लेवल पर, जहां पर गांव भी हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज भी हैं, इकोनॉमिक लेवल पे भी इम्पैरिटी बहुत ज्यादा है। हर कोई उस अफोर्डेबिलिटी में आएगा नहीं आएगा, किस तरह का स्कूल होगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो उसी सिस्टम की खामियों का नतीजा है या तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स पैसों का अड्डा बन जाते हैं या फिर स्कूल वैसा काम करने लगते हैं, डमी स्कूल्स आ जाते हैं। पेरेंट्स की एस्पिरेशन हाँ बहुत हाई होती है, लेकिन क्या कोई एस्पिरेशन ना रखे? बड़े सारे सवाल हैं, इनके प्रैक्टिकल जवाब आपको चाहिए होंगे। एक बार फिर मैं चाहूंगा कि ये बड़ा टॉपिक है, हमें लगा था बात हो जाएगी आधे घंटे में, नहीं हो पाई, लेकिन फिर हम सब बैठेंगे, फिर ये इस पर बातचीत करेंगे कि आखिर इसका सॉल्यूशन या नतीजा क्या हो सकता है। क्या एक कंप्लीट चेंज ही इसको चेंज कर पाएगा या इसी सिस्टम में हमें सर्वाइव करना पड़ेगा? बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का फिलहाल इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नमस्कार।